हाँ, नमस्कार। देखिए, अपन पद परिचय पढ़ रहे हैं। पद परिचय में अपन ने क्रिया शब्द पढ़ लिया। क्रिया के जो 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया था, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर, और तीसरा आधार पढ़ रहे थे अपन प्रयोग के आधार पर। तो बेटा देखिए, आज अपन थोड़ा सा के उसको दोबारा देखते हैं। जो प्रयोग के आधार पर अपन पढ़ रहे थे, तो उस समय थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम आने की वजह से यहीं पर वीडियो रोक दिया गया था। उसमें कुछ तो पढ़ लिया था, तो तकनीकी समस्या के कारण जो बाधा उत्पन्न हो गई थी, तो उससे विभाजन को अपन दोबारा पढ़ लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद अपन पढ़ रहे हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए बेटा, प्रयोग के आधार पर यानी इस आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, अपन पहला पढ़ रहे थे सामान्य क्रिया। पहली क्रिया कौन सी पढ़ी थी आप लोगों ने? अभी पिछला वीडियो देखना, सामान्य क्रिया। इसकी क्या विशेषता थी बेटा, मैं एक बार एक सरसरी दृष्टि से आपको बता देता हूं। सामान्य क्रिया यानी एक ही धातु से बनने वाली क्रिया। एक ही धातु से बनने वाली क्रिया, यानी कि जहां एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। रमेश ने पानी पिया, रमेश ने खाना खाया, महेश ने खेला, उसने मुझे संदेश दिया। तो यहाँ पर जो ये एक धातु से बनने वाली, जैसे यहाँ खा धातु है और यहाँ लिख धातु है, तो यहाँ एक ही धातु से बनने वाली क्रिया प्रकट हो रही है। अब यहाँ दूसरा भेद है बेटा संयुक्त क्रिया। दूसरा भेद कौन सा है? संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पर आप क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, तो इसमें दूसरा भेद आता है संयुक्त क्रिया का। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? अब आपने यहाँ देखा सामान्य क्रिया में क्या देखा? एक ही धातु से बनने वाली क्रिया देखी है। तो जब किसी वाक्य में दो या अधिक क्रियाएं एक साथ, दो या अधिक क्रियाएं एक साथ प्रकट होती हैं, यानी दो या अधिक धातुओं से बनने वाली क्रियाएं एक साथ आती हैं, तो वह कौन सी क्रिया होती है? वह क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। जैसे यहाँ देखें अपन उदाहरण के रूप में, तो उदाहरण के रूप में है रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश पत्र लिखे रहा है, सीता खाना पका रही है। तो आप यहाँ देखिए बेटा, आप इन वाक्यों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक साथ कितनी क्रियाएं हैं। यहाँ लिखना क्रिया है, यहाँ रहना क्रिया है और यहाँ होना क्रिया है।
यहाँ पकाना क्रिया है, पश धातु है, यहाँ रहना क्रिया है और यहाँ होना। तो यहाँ एक साथ तीन तीन क्रियाएं जहाँ पर हो रही हैं, एक साथ तीन तीन क्रियाएं जहाँ पर आ रही हैं, तो वह हो जाएगी संयुक्त क्रिया। अब अपन तीसरी क्रिया पढ़ते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। बहुत ही इजी, बहुत ही साधारण, बहुत ही सामान्य सी क्रिया अपन पढ़ रहे हैं, क्रिया के भेद अपन पढ़ रहे हैं। तीसरा भेद अपन पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर, और वह भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। देखिए बेटा, पूर्वकालिक, पूर्व यानी पहले, कालिक यानी समय में, यानी कि जहां पर दो क्रियाएं घटित होती हैं, यानी जिस वाक्य में एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न होती है। जहां एक क्रिया के संपन्न होने पर, एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न होती है। एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया संपन्न होती है। और प्रथम संपन्न क्रिया के साथ या अथवा प्रथम समाप्त क्रिया के साथ, प्रथम समाप्त क्रिया के साथ कर शब्दांश जुड़ा होता है। कर शब्दांश जुड़ा होता है। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है बेटा, दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन एक क्रिया संपन्न हो जाती है, एक क्रिया समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी क्रिया संपन्न होती है। एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया समाप्त होती है, दूसरी क्रिया अपना कार्य करती है। जैसे उदाहरण है बच्चा दूध पीकर सो गया। दूध पीकर सो गया। तो यहाँ पर कई क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो यहाँ जो दूसरी क्रियाएं हैं वो पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद में, पहले बच्चे का दूध पीना है और उसके बाद सोना है। तो यहाँ जो दूध पीना है, जो पीना क्रिया है, वह पूर्वकालिक क्रिया है, और यहाँ पी धातु के साथ में कर शब्दांश जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखें, जैसे अध्यापक को देखकर बच्चे शांत हो गए। अध्यापक को देखकर बच्चे शांत हो गए। तो यहां देखिए बेटा, एक तो है देखना और फिर है बच्चों का शांत होना। तो पहले देखना क्रिया समाप्त हो रही है, उसके बाद में शांत होना क्रिया समाप्त हो रही है, और पहली क्रिया के साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, कर शब्दांश जुड़ा हुआ है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। अगली जो प्रयोग के आधार पर चौथे नंबर की जो क्रिया पढ़ रहे हैं, वह क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए बेटा, शब्द है यहाँ प्रेरणा, यानी जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा स्वयं के मन से, स्वयं की मर्जी से नहीं किया जाता है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेरित करने से किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके लिए मोटिवेट किया जाता है, उसके लिए प्रेरित किया जाता है, उसके लिए उसे गाइड किया जाता है, तब जाकर के अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। तो इसमें लिखेंगे, जब कर्ता स्वयं अपनी इच्छा से, जब कर्ता स्वयं अपनी
इच्छा से कार्य नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से कार्य करता है। यानी कि खुद की मर्जी से नहीं, खुद के कार्य से नहीं, खुद के दिमाग से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे मोटिवेट किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा उसे गाइड किया जाता है, तब जाकर के वह कार्य करता है। तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थ क्रिया। जैसे अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। तो बताइए बेटा, यहाँ वास्तविक कर्ता कौन है? कार्य करने वाला कौन है? कार्य करने वाला यहाँ बच्चा है। भाई पाठ कौन पढ़ रहा है? पाठ बच्चा पढ़ रहा है, नहीं कि अध्यापक। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता है यहाँ बच्चा। लेकिन क्या बच्चा स्वयं पाठ पढ़ रहा है? स्वयं की मर्जी से पाठ पढ़ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर किसके मोटिवेशन से पाठ पढ़ रहा है? अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। तो क्या है यहाँ? अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़ाया। तो बच्चा यहाँ वास्तविक करता है और यहाँ अध्यापक जो है वो प्रेरक है। अध्यापक यहाँ प्रेरित करता है। इसलिए जब कोई कर्ता स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया मानी जाती है। अब अगला है, एक उदाहरण और देते हैं। मालकिन ने नौकर से सब्जी मंगवाई। मालकिन ने नौकर से सब्जी मंगवाई। तो अब आप बताइए ऊपर वाले वाक्य को देख करके कि यहाँ वास्तविक कर्ता कौन है? यहाँ वास्तविक कर्ता है बेटा नौकर। कार्य करने वाला नौकर है, लेकिन नौकर स्वयं नहीं ला रहा है। सब्जी लाने का कार्य नौकर कर रहा है, लेकिन स्वयं की मर्जी से नहीं कर रहा है। तो यहाँ मालकिन के द्वारा उसे प्रेरित किया गया है, मालकिन के द्वारा उसे भेजा जा रहा है, मालकिन के द्वारा उसे मोटिवेशन दिया गया है कि आप सब्जी लेकर के आओ। तो यहाँ पर मालकिन तो हो गई प्रेरक और नौकर हो गया प्रेरित। इसलिए यहाँ जब कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके किसी की प्रेरणा से कार्य करता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थ क्रिया होती है। अब होता है बेटा यहाँ पांचवी जो क्रिया है, अंतिम जो क्रिया है, वह है नाम धातु क्रिया। वह कौन सी क्रिया आ रही है? नाम धातु क्रिया आ रही है। अब यहाँ देखिए, आपने अभी तक देखा है कि प्रत्येक क्रिया की रचना, हर क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। लेकिन जब क्रिया की रचना किसी धातु से नहीं होकर के, क्रिया की रचना किसी धातु से नहीं होकर के संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से होती है, तो वहां पर नाम धातु क्रिया मानी जाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की रचना, प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है, किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब धातु से नहीं होकर, धातु से नहीं होकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से क्रिया की रचना होती है, विशेषण शब्दों से क्रिया की रचना होती है। क्रिया की
तो वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। जैसे यहाँ हाथ शब्द है, हाथ यहाँ संज्ञा शब्द है, लेकिन इस हाथ से क्रिया बनाए हथियाना। हाथ से क्रिया क्या है? हथियाना। तो यहाँ संज्ञा से क्रिया बन गई। जैसे यहाँ अपना शब्द है, अपना यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ क्रिया बन गई अपनाना। गरम यहाँ विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ क्रिया बन गई गरमाना। शर्म यहाँ क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ क्या बन गई? शर्म से क्या हो गई? शर्म से यहाँ शर्माना। तो बेटा जब किसी क्रिया की रचना धातु से नहीं होकर के किससे होती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से होती है, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? वहां पर नाम धातु क्रिया मानी जाती है। तो ये अभी अपन ने 4 शब्द पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे 5वां शब्द, और वो शब्द है क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया के साथ में ही अपन पढ़ेंगे क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द। तो बताइए बेटा, आपने क्रिया पढ़ा है कि किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है जिन शब्दों के माध्यम से, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। लेकिन अब तो यहाँ आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जब यानी कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया शब्दों की वे अव्यय शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता, जैसे राम सुंदर लिखता है, राम सुंदर लिखता है। घोड़ा तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। हमें सावधानी से कार्य करना चाहिए। हमें सावधानी से कार्य करना चाहिए या सावधानी से पढ़ना चाहिए। सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो बेटा ये आप उदाहरण देख रहे हैं और परिभाषा ऊपर लिखी हुई है कि क्रिया शब्दों की विशेषता। अब यहाँ इस वाक्य में देखिए क्रिया क्या है? यहाँ लिखना क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया। लेकिन क्रिया की लिखने की विशेषता बताइए, वह कैसा लिख रहा है? वह सुंदर लिख रहा है। तो यहाँ जो सुंदर शब्द है वह क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन वह क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। यहाँ दौड़ने की विशेषता कैसी है? तेज शब्द है, इसलिए तेज शब्द के द्वारा दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ क्रिया है पढ़ना, लेकिन पढ़ना कैसा? सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो
एक बार इसकी परिभाषा को अपन फिर से रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं। अर्थात इन उदाहरणों के माध्यम से परिभाषा निकल कर आ रही है, परिभाषा स्पष्ट हो रही है। परिभाषा क्या है बेटा कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के गठित होने की शैली समय, स्थान, मात्रा इत्यादि का बोध होता है, वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ आपको यह देखना है कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के गठित होने यानी उसके संपन्न होने की शैली यानी तरीका, समय यानी काल, स्थान यानी स्थान, मात्रा यानी उसका परिमाण इत्यादि का बोध किया जाता है, इत्यादि का बोध होता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे वह थोड़ा ही खा सका, यानी कि वह जो सर्वनाम शब्द है उस सर्वनाम शब्द के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वह है खाना, लेकिन वह खाना कितनी मात्रा में खा रहा है? वह थोड़ी मात्रा में खा रहा है। इसलिए जो थोड़ा शब्द है वह मात्रा का बोध करवा रहा है, वह उसका परिमाण बता रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय शब्द होगा। मैं आपके पास एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह या मैं कल जयपुर जाएगा। वह कल जयपुर जाएगा। तो बताइए बेटा, जाएगा यहाँ क्या है? जाएगा यहाँ संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ कब जाएगा? कल जाएगा। तो यह क्रिया के संपन्न होने का क्या बता रहा है? समय बता रहा है। ये देखिए, ये समय है, इसलिए यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण। वह ऊपर या सामने या पीछे पढ़ रहा है, बैठा है। तो ये जो आगे पीछे ऊपर नीचे आमने सामने ये सारे शब्द किसका बोध करा रहे हैं? ये स्थान का बोध करा रहे हैं। वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है। तो बेटा यहाँ पर लिखना क्रिया है और इस लिखना क्रिया की विशेषता आ रही है धीरे धीरे, तो ये शैली होगी। इसलिए वे अव्यय शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के करने की शैली, मात्रा, स्थान इत्यादि का बोध होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, आपके पास जो पद परिचय में जिन शब्दों को अपन हल कर रहे हैं उनको फिर बाद में ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी। एक वीडियो और बनेगा तो अपन उसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।